राजीव तलवार साहब मेरे साथ मौजूद सीईओ डीएलएफ के। सर बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो सरकार पॉलिसीज ड्राफ्ट करती चली जा रही है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, देखिए शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से भी रियल एस्टेट स्टॉक्स में बहुत स्ट्रांगली हलचल देखने को मिल रही है, लेकिन मैं रियलिटी जानना चाहता हूं, क्या इसका असर ऑलरेडी रियल एस्टेट सेक्टर पे हम समझे कि आना शुरू हो गया है? एक टर्न अराउंड स्टोरी डेवलप होती हुई नजर आएगी सरकारी पॉलिसीज की और उसके पश्चात जो कि प्राइवेट सेक्टर और जो फंड्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है उससे ये स्टोरी टर्न अराउंड हो रही है। सरकार ने आधे से अधिक कार्य करा है, जबकि उन्होंने पिछले 2 वर्षों में कुछ नीतियां अनाउंस की थी बजट्स में, और उसके पश्चात इस बजट में जब उन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया है, तो उससे यही आशा है कि हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन में ऐसी उपलब्धियां आएंगी और ऐसी गति आएगी कि पूरे रियल एस्टेट सेक्टर पे प्रभाव पड़ेगा। और जो कि आधा से थोड़ा कम जो ट्रेडिशनल रियल एस्टेट सेक्टर था उसमें जो कमियां रह गई हैं वो इंटरेस्ट कम होने से शायद उसमें प्रभाव अभी पड़ा है। और बाकी जो कंपनियां आप देख रहे हैं कि उनके जो शेयर ऊपर जा रहे हैं वो शायद उस 2-3 कारण से हैं। एक कि जो जनरल गति ये क्षेत्र पकड़ रहा है, दूसरा रीट्स के लिए 2-3 वर्षों में रूल्स और रेगुलेशंस फाइन ट्यून कर दिए गए हैं और अब आशा है कि जल्द से जल्द आने वाले महीनों में रीट्स मार्केट में उतरेंगी। तीसरी चीज ये है कि कुछ कदम अभी लिए गए हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट्स कम किए गए हैं, अभी मॉर्टगेजेस कम होनी है, और प्रोजेक्ट फाइनेंस अगर मिलना शुरू हो जाए तो इस क्षेत्र में बेशक वो ट्रेडिशनल रियल एस्टेट हो या नवीन रियल एस्टेट हो, जो कि अधिकतर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत ज्यादा बढ़त होगी। तो उसके कारण इन सभी कारणों के लिए ये जो आप शेयर प्राइस और मार्केट में गर्मी देख रहे हैं मेरे विचार से इसलिए है। तो राजीव जी, एक छोटा सवाल ये होगा कि क्या डीएलएफ की भी अफोर्डेबल हाउसिंग में उतरने की योजना है? क्योंकि मेजर थ्रस्ट जो है सरकार का वो तो साफ समझ में आ रहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग पे ही है। आप प्रीमियम घर बनाते हैं, प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट आपकी पकड़ बहुत मजबूत है, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें डीएलएफ से गोइंग फॉरवर्ड क्या एक अफोर्डेबल हाउसिंग पे भी आप उतरना चाहेंगे इस सेगमेंट में? बिल्कुल सही फरमाया कि प्रीमियम हाउसिंग पे है। एक सेगमेंट है प्रीमियम हाउसिंग का जो कि ट्रेडिशनली चला आ रहा है, बट आप अगर पिछले 7-8 वर्षों में देखें कि जब मार्केट में 5,000 रुपए प्रति स्क्वायर फुट या उससे कम या उसके आसपास जिस कंपनियों ने भी किया है, मार्केट में मंदी होने के कारण देरी जरूर होगी, बट वो सारे प्रोजेक्ट डिलीवर हुए हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि जितने भी डीएलएफ के प्रोजेक्ट थे वो डिलीवर हो चुके हैं और बाकी जो थोड़े बहुत रह गए वो इस वर्ष पूरे हो जाएंगे। और जो आपने कहा अफोर्डेबल हाउसिंग, शायद आपका मतलब हो कि जो मकान 10 से 20 लाख तक बिकते हों, जिनका वर्ग क्षेत्र 30 स्क्वायर मीटर हो या 60 स्क्वायर मीटर हो। जब भी सरकार ने नीति अनाउंस की है और जब भी उन्होंने ये माना है कि आप प्रीमियम हाउसिंग के साथ साथ कुछ ऐसे मकान बनाए कुछ परसेंटेज में, बेशक वो 10% हो या 15% हो, तो डीएलएफ ने भी वो पूरी मात्रा में बना के दिए हैं। बेशक सरकार को दिए हों, बेशक सरकार के चुने जो ड्रॉ से जो लोग चुन के आते हैं तो उन सबको मिले हैं। तो ये जब हम लोग जरूर कम बनाते हैं क्योंकि ज्यादातर उन जो हमारे जो हाउसिंग है उसके साथ जो कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए बनाए जाते हैं, और वो आवश्यक हम लोग हर प्रोजेक्ट में बनाते हैं और जैसे सरकार की नीति हो उसके तहत बनाते हैं। बट आपका जो कहना है डीएलएफ इस मात्रा में शायद नहीं आएगा, बट जो कि दूसरे जो छोटे बिल्डर्स हैं छोटे शहरों में हैं और जो बड़े शहरों में भी आएंगे इस क्षेत्रफल में,
वो बहुत अधिक मात्रा में बनाएंगे। क्योंकि तलवार साहब मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि 2 साल में देश भर में लगभग 25 लाख सस्ते घर बनेंगे, 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है सरकार। प्राइसेस बताएं सर, ट्रेंड बताएं प्राइसेस का। ऑलरेडी मार्च झेल चुकी है रियल एस्टेट कंपनियां पिछले 4 साल में, डाउनवर्ड प्रेशर देखने को मिला प्राइसेस में, अब कुछ रिवाइवल देखने को मिल सकता है, संकेत कैसे हैं? हम लोग जो भारत में हम लोग पले पड़े हैं, हम लोग ये मानते आए हैं कि दर वर्ष रियल एस्टेट की प्राइसेस ऊपर जाएंगी। जैसे सप्लाई बढ़ेगी वो बात सत्य नहीं रहेगी। वो जरूर है कि प्राइसेस बढ़ने से थोड़ा सा प्रेशर आता है ऊपर, ये सप्लाई बढ़ने से, पर अधिकतर जो सप्लाई बढ़ती है और बहुत बहुत अधिक मात्रा में अगर सप्लाई बढ़े तो नवीनतम या न्यूनतम प्राइसेस हो जाएंगी और स्टेबल प्राइसिंग हो जाएगी। और जो अफोर्डेबल हाउसिंग पे जोर दे रही है सरकार, वो ऐसे घर हैं जो कि 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक हों, और जो अफोर्डेबल हों, जो जवान हमारे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हम लोग कहते हैं, 35 वर्ष के नीचे जो नई पीढ़ी सामने उभर के आ रही है, उन लोगों के लिए घर होंगे। जो अभी जिनके पास घर नहीं है और जो गांव से शायद शहरों में आते हों, उन लोगों के लिए घर होंगे। और आशा यही रहेगी कि आने वाले वर्षों में कोई स्लम नहीं रहेगा, कोई अनऑथराइज कॉलोनी नहीं रहेगी और न्यूनतम दरों पर आपको घर मिलेंगे। तभी सरकार उनको उन सबको दे रही है इंटरेस्ट सब्सिडी। और आशा यही हम सब की रहेगी कि आने वाले वर्षों में मॉर्टगेज इंश्योरेंस भी होगा। हाँ। लंबी दौर के लिए लोन्स मिलेंगे कि आप 20-25 वर्षों में उनको उनकी अदायगी कर पाएं। तो इन सभी कारणों से इस वक्त लगता है कि भारत की सरकार बिल्कुल इस मुद्दे पर कायम है और जल्द से जल्द, जैसे कि हाउसिंग फॉर ऑल पॉलिसी अनाउंस की गई है और एक टारगेट रखा गया है कि 2022 तक सबको घर मिले या 2 करोड़ घर कम से कम बने, तो जरूर ये हम लोग सब चेष्टा करेंगे कि बिजनेस के लिए अच्छा है, कंपनीज के लिए अच्छा है, प्राइसेस के लिए अच्छा है। तो ये नीति अपना के अधिक से अधिक काम हो। चलिए, बहुत शुक्रिया तलवार साहब का हमारे साथ जुड़ने के लिए और रियल एस्टेट सेक्टर में जो टर्न अराउंड स्टोरी डेवलप हो रही है उस पर बात करने के लिए। तो मुख्य हाईलाइट जो पॉइंट्स हैं वो है ये कि अफोर्डेबल हाउसिंग पे थ्रस्ट बहुत स्ट्रांग है सरकार का। इस समय जो नीतियां बना रही है सरकार, चाहे वो इंटरेस्ट सबवेंशन हो या फिर इंटरेस्ट रेट्स हों, ऊपर से अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट हो, रीट्स को मंजूरी दी गई, बैंकिंग की ओर से रीट्स में पार्टिसिपेशन हो सकता है। इस बार की क्रेडिट पॉलिसी में ये अनाउंसमेंट निकल के आई थी। तो ये सभी जो है ये पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स हैं रियल एस्टेट सेक्टर के लिए और हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में पार्टिसिपेशन एज अ सेक्टर इस पूरे सेक्टर पे बाजार का बहुत स्ट्रांगली फोकस बढ़ता चला जा रहा है।